हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे आज किसी वजह से हमारी सीयूटी की क्लास कैंसिल हो गई थी, तो आपके टाइम को थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए आज की क्लास मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा रहा हूँ। और आज की क्लास में हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो आपका क्लास 12th का ही चैप्टर है, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये चैप्टर आप में से हर बच्चे ने क्लास 12th में ज़रूर पढ़ा होगा बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, और ये चैप्टर हमारे लिए CUET में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ये क्लास 12th में था। तो पहले मैं आपको 3 फेजेज़ में हम कोई भी चैप्टर तैयार कर रहे हैं। नंबर 1, मैं आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस चैप्टर को आपको एक तरीके से रीकैप दे रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं आपको पूरा 100% चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बेटे 100% चैप्टर पढ़ाने के लिए तो हमें उतना ही समय लगेगा जितना हमने क्लास 12th में दिया था। फिर भी आपको बहुत सी बातें आती हैं और कुछ बातें मैं आपको एक तरीके से ब्रशअप करा रहा हूँ कि आपको दोबारा से वो याद आ जाए। दूसरा, अब हमारा कंसंट्रेशन पूरा MCQs पे है, तो मैं आपको MCQ से रिलेटेड जो पॉइंट होते हैं वो बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको क्लास में ही कुछ MCQs की प्रैक्टिस कराऊँगा। और थर्ड फेज़ में मैं आपको इसके MCQs की वर्कशीट भेजूंगा जो आप लोगों को मॉक टेस्ट की फॉर्म में करनी है। तो कोई भी टॉपिक हम 3 तरीके से तैयार कर रहे हैं। पहले टॉपिक समझते हैं, फिर क्लास में उसके MCQ करते हैं, और फिर होमवर्क में हम उसके जो है वर्कशीट करते हैं। तो चलिए आते हैं इस टॉपिक पे जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पहली बात तो जब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन की, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहां पर हम बात कर रहे हैं पूरी फर्म को बंद करने की। यानी कि यहां पर हमारा जो बिजनेस है, पहली बात तो जो बिजनेस है वो क्लोज हो जाता है। हम अपने बिजनेस को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक, अब देखिए, जब भी बिजनेस हमारा बंद होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपनी जो भी हमारी एसेट्स होंगी बिजनेस की, हम उन एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे। हम उस एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे। डिस्पोज ऑफ का मतलब केवल बेचना नहीं होता। डिस्पोज ऑफ का मतलब ये होता है मैं उसे किसी भी तरीके से खत्म कर दूंगा उस एसेट को। हो सकता है मैं उसे सेल कर दूं, हो सकता है उस एसेट को मेरा पार्टनर लेकर चला जाए, और हो सकता है उस एसेट को मेरा क्रेडिटर लेकर चला जाए। ठीक, इसी तरीके से मैं करूंगा सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। मैं लायबिलिटीज का सेटलमेंट करूंगा। अब अगर मैं बात करूं लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटीज 2 टाइप की होती हैं। एक तो आपकी लायबिलिटी होती है इंटरनल लायबिलिटी, और एक होती है आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब पार्टनर्स लोन। अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है या पार्टनर को लोन दिया हुआ है, पार्टनर का लोन अलग तरीके से सेटल होता है, और बाकी सारी की सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे वो बैंक लोन हो, चाहे वो किसी पार्टनर के किसी रिलेटिव का लोन हो, जैसे कि बहुत आता है एज वाइफ लोन, ए की वाइफ का लोन, बीज ब्रदर्स लोन, करेक्ट। तो ये सब हमारे लिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पता भी होगा, हम अपनी इस सेटलमेंट के लिए यहां पर एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर। हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी हमारी एसेट्स हैं जो सेल आउट हो सकती हैं, देखिए कुछ एसेट्स तो सेल आउट ही नहीं हो सकती, जैसे कैश ऑलरेडी कैश में है, बैंक ऑलरेडी बैंक है,
कुछ आपकी फिक्सटिशियस एसेट होती है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, P&L अकाउंट, ये सेल आउट ही नहीं हो सकते। तो इन्हें छोड़कर बाकी सारी की सारी एसेट्स को मैं ट्रांसफर कर देता हूं रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर? तो रियलाइजेशन अकाउंट की दो साइड होती हैं, एक तो होती है इसकी डेबिट साइड, एक होती है इसकी क्रेडिट साइड। मैं अपनी जो भी एसेट्स में सेल आउट कर सकता हूं, मुझे लगता है कि मुझे इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी, तो उस एसेट्स को, उन सारी एसेट्स को मैं डेबिट कर देता हूं रियलाइजेशन अकाउंट में उनकी बुक वैल्यू पर। सारी एसेट्स उठाई और उठाकर कहां डाल दी मैंने? रियलाइजेशन अकाउंट में, जो एसेट्स सेल आउट हो सकती हैं। ऐसे ही जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी, सारी की सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज उठाकर मैंने कहां पर डाल दी? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अब आप एक सिंपल सी बात देखिएगा, मैंने अपनी एसेट्स भी रियलाइजेशन में डाल दी और मैंने अपनी लायबिलिटीज भी रियलाइजेशन में डाल दी। तो अब मेरे पास एक अकाउंट क्रिएट हुआ जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, और इस अकाउंट में मैं एसेट्स को भी भेज चुका और मैं इन लायबिलिटीज को भी यहां पर भेज चुका। तो कायदे में अब मेरे बिजनेस से एसेट्स और लायबिलिटीज खत्म हो चुकी और क्या क्रिएट हो चुका? रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट हो चुका। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फर्म बंद हो रही है और आपके पास एक मशीन रखी हुई थी, आपने वो मशीन सेल आउट कर दी। तो मशीन सेल करने से आपको कुछ पैसे मिले होंगे। तो आप जरा 2 मिनट के लिए बताइए, जब आप क्लास 11th में पढ़ते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तब आप एसेट्स बेचने की क्या एंट्री बनाते थे? मैं तो सिंपल एंट्री बनाता था कि कैश मेरे पास आएगा और एसेट्स मेरे पास से जाएगी। क्लियर? ये मैं एंट्री बनाता था, कैश आ गया और एसेट चली गई, ये मेरी एंट्री होती थी। क्लियर? लेकिन एक बात बताओ, अभी अभी तो हम लोगों ने क्या करा था? एसेट्स और लायबिलिटीज को उठाकर हमने कहाँ पहुँचाया था? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी फर्म बंद हो जाती है तो सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को उठाकर हम डाल देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। करेक्ट? तो हमारे पास अब बचता ही क्या है? केवल रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब भी आप कोई एसेट सेल आउट करें तो उस एसेट का नाम यहां पर नहीं लिखते, फिर उसकी जगह क्या लिखते हैं? उसकी जगह लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? इसी तरीके से अगर आप किसी लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट करता हूं, तो मेरे को एंट्री बनानी चाहिए थी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये एंट्री बनानी चाहिए थी। ठीक? लेकिन मैं अपने क्रेडिटर्स को ऑलरेडी कहां पर ट्रांसफर कर चुका? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। इसका एक बड़ा सिंपल सा मतलब बना कि सर हमने अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज उठाकर डाल दी रियलाइजेशन में। अब जो भी पैसे आएंगे या जो भी पैसे मेरी फर्म बंद होने पर मेरे पास से जाएंगे, तो वो जाएंगे रियलाइजेशन के नाम से। रियलाइजेशन, डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट यूज होता है। क्लियर? यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज की बात कर रहे थे। बेटे, एसेट्स और लायबिलिटीज के अलावा हमारे पास कुछ रिजर्व्स भी होते हैं। इन रिजर्व्स को, जैसे कि सिंपल रिजर्व लिखा हो सकता है, जनरल रिजर्व लिखा हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन हो सकता है, IFR लिखा हो सकता है। ठीक? P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस हो सकता है, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है यानी कि प्रॉफिट हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है। ये एक फिक्सटिशियस एसेट है, इनके ट्रीटमेंट बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बेटे, रिजर्व, जनरल रिजर्व,
WCR, चलो WCR को भी छोड़ देते हैं, बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। P&L, एडवर्टीजमेंट, ये सब जितने पर भी मैंने टिक लगाया ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बिटवीन और अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सर आपने WCR और IFR को क्यों नहीं टिक करा, इनका क्या होता है? बेटे ध्यान से सुनना, IFR हम तभी बनाते हैं जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है, वरना हम क्यों बनाएंगे IFR? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कोई पर्सन तभी तो बनाएगा जब उसके पास इन्वेस्टमेंट होगी, अगर इन्वेस्टमेंट होगी नहीं तो वो IFR क्यों बनाएगा? तो IFR का हम क्या करते हैं, IFR हमेशा हमेशा और हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाता है। एग्जाम में अगर लिखा आ गया कि IFR कहाँ ट्रांसफर होता है तो माय आंसर विल बी इन्वेस्टमेंट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक। WCR, अगर WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम है, मान लीजिए मैंने WCR बना रखा है 20,000 का और उसके ऊपर क्लेम है चाहे 15,000, चाहे 25,000, चाहे 30,000, कोई भी क्लेम है। ठीक। अगर रिजर्व भी बना रखा है और उसके ऊपर क्लेम भी है, तब तो WCR जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। ठीक। और जो इसके ऊपर क्लेम होगा वो जाएगा रियलाइजेशन की डेबिट में, यानी कि रियलाइजेशन की क्रेडिट में तो चला जाएगा WCR और जितना आपने उसके लिए पेमेंट करा होगा वो चला जाएगा डेबिट साइड में। क्लियर? ये होता है WCR का ट्रीटमेंट। अगर सपोज करिए WCR पर कोई क्लेम ही नहीं है तो ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स इसे आपस में बांट लेंगे। आई होप यहां तक की बात क्लियर। तो जिन चीज़ों पर भी मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो बात मैंने आपसे डिस्कस करी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे होते हैं, जब हम फर्म को बंद कर रहे होते हैं, ठीक, तो उस टाइम पर अगर हमारी बैलेंस शीट में गुडविल गिवन हो, बैलेंस शीट में गुडविल गिवन हो, ठीक, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? मैं आपको ना एक ही साथ सब चीजें बता देता हूं। गुडविल, अगर आपका एडमिशन का चैप्टर होता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो डिवाइड हो जाती है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। बेटे इसे आपके टीचर्स आपको ओल्ड गुडविल के नाम से भी पढ़ाते हैं, जो कहाँ दी होती है? बैलेंस शीट में। मैं वो वाली गुडविल नहीं कह रहा जो क्वेश्चन के नीचे दी होती है, ये वो गुडविल है जो बैलेंस शीट के अंदर दी होती है। तो गुडविल, ओल्ड गुडविल कहते हैं इसको। तो इसे हम राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स की डेबिट साइड में, और वो भी ओल्ड रेशो में। ठीक। अगर क्वेश्चन रिटायरमेंट या डेथ का है तो भी डेबिट साइड में, लेकिन ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग आउटगोइंग पार्टनर, सारे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में। कहाँ आती है? डेबिट साइड में। नोट्स बना लीजिएगा इन सब चीज़ों के। ठीक, ये क्रिस्प चीज़ें बता दी मैंने आपको। आपको कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी कराना है मुझे कि मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। CUET में कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएगा नहीं। ठीक। उसके बाद आपका चैप्टर आता है डिसॉल्यूशन। बेटे डिसॉल्यूशन में जो ये वाली गुडविल है ये चली जाती है रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में। जस्ट लाइक नॉर्मल एसेट्स, आपके पास जितनी भी एसेट्स होती हैं आप उन सारी एसेट्स को रियलाइजेशन की डेबिट में लेकर जाते थे, तो गुडविल भी उन्हीं में से एक एसेट मानी जाएगी और कहाँ चली जाएगी? रियलाइजेशन के डेबिट में। क्लियर? यहाँ तक की बात आपको क्लियर होती है
कि गुडविल का ट्रीटमेंट एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डिसोल्यूशन में क्या होता है। अब एक और खास बात, अगर आपका क्वेश्चन या आपकी जो सीबीएसई है, सीबीएसई, एनसीईआरटी, इनमें सब में एक ही जैसी बात चलती है, ठीक। और अब आपकी सीयूईटी के लिए आपका एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसी के साथ चलता है, सही, इन्हीं के बेस पर चलता है एनटीए। एनटीए के हर एग्जाम में एनसीईआरटी पूछी जाती है क्योंकि ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ठीक। अब सपोज करिए हमारी एक टेंजिबल एसेट है। सर टेंजिबल एसेट क्या होता है? फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, ठीक। क्वेश्चन में इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि ये कितने में रियलाइज्ड हुई हैं। नो इंफॉर्मेशन अबाउट रियलाइज्ड वैल्यू, ठीक, कुछ नहीं बता रखा क्वेश्चन में। तो टेंजिबल एसेट्स विल बी रियलाइज्ड एट फुल वैल्यू। हम ये मान लेंगे जितने की भी है पूरे के पूरे में ये सेल आउट हुई है। अगर कोई मुझसे कहे कि 20,000 रुपये की मशीन है और उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो मैं बोलूँगा ठीक है, इसका मतलब मशीन जो है 20 के 20,000 में सेल आउट मान ली जाएगी। क्वेश्चन चाहे कुछ कहे चाहे कुछ ना कहे, कहे तो हमें तो उसकी बात माननी है, ना कहे तो 20,000 रुपये में क्या कर देंगे, मशीन को सेल आउट मान लेंगे। और अगर सपोज करिए इनटेंजिबल एसेट होती, क्या होती? इनटेंजिबल एसेट, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब होता, तो इनकी वैल्यू मान लेंगे निल, 0। इफ क्वेश्चन इज सेइंग नथिंग अबाउट द गुडविल, नथिंग अबाउट द पेटेंट, नथिंग अबाउट द ट्रेडमार्क, तो हम मान लेंगे कि इनसे कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। क्लियर? ये मैंने आपको दी छोटी सी ब्रीफिंग डिसोल्यूशन के चैप्टर की। अब हम आते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करने पर। कुछ बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू कराऊंगा और एक वर्कशीट आपको भेजूंगा। तो दोनों काम जब आप कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल डन हो जाएगा, गारंटी मेरी। जितना कहा उतना नोट कर लो, जो एमसीक्यू करा रहा हूँ वो करो बेटे आराम से, जो वर्कशीट भेज रहा हूँ वो ईमानदारी से करना और आराम से सीयूईटी का पेपर देने जाना। एक भी क्वेश्चन बताए हुए से, कराए हुए से बाहर नहीं आएगा। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो डिजिट ही चेंज हो सकती है, उससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा कुछ भी, ठीक। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, बहुत रिसर्च करके, आपके लिए बहुत सोच समझ के। अभी एक ही साल पेपर हुआ है, उसके बेस पर उस पेपर को एनालिसिस करके, उस पेपर को ध्यान से देख कर, समझ कर मैंने अपना स्टडी मटेरियल डिज़ाइन करा है, करेक्ट। तो आप बहुत ही ध्यान से, बहुत अच्छे से इन्हें तैयार करें। चलिए, तो अब आते हैं इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो रेडी हो जाइए एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए। देखते हैं आप कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए जी, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर हम आए तो क्या कहते हैं हमारे एमसीक्यूज। देखिए, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप लोग और मेरे साथ साथ करेंगे। ठीक, चलिए हम आते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको बस क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ ठीक तरीके से पढ़ना है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द मोड्स बाय विच अ फर्म में बी डिसॉल्व्ड। कितने तरीकों से हम फर्म को बंद कर सकते हैं। 12th क्लास में ना हम इस थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि 12th क्लास में ना पैटर्न बड़ा सेटल होता है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वैसे आपको बता देता हूँ कि फर्म को बंद करने के क्या तरीके होते हैं। पहला होता है नोटिस, बाय नोटिस। मुझे मान लीजिए मैं और मेरे पार्टनर्स मिलकर जब हमने पार्टनरशिप की थी तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि भाई जब भी कोई पार्टनर चाहेगा कि फर्म बंद कर दो तब हम फर्म बंद कर देंगे। तो कोई भी एक पार्टनर नोटिस देता है कि भाई मैं विद इन 1 ईयर इस फर्म को बंद कराना चाहता हूँ, तो फिर हम उस फर्म को बंद कर देते हैं, ठीक।
यानी कि मर्जी से, अपनी मन मर्जी से आप फर्म को बंद करवा सकते हैं। दूसरा आता है म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में सहमति करके। जब हमें लगता है कि हमारी बिजनेस में लगातार लॉस हो रहा है, या अब हमारी आपस में अच्छी तरीके से निभ नहीं रही है, या हमें लगता है कि हम सबको और अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस मिल गया है, तो ऐसे केस में हम लोग खुद ही म्यूचुअली एग्रीमेंट करके फर्म को बंद कर देते हैं। कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, जैसे कि आप कोई इलीगल बिजनेस करने लगे, कोई गैरकानूनी काम कर दें, आपके एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, तो ऐसे केस में क्या कर दिया जाता है, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। तो ये तीनों ही तरीके हैं फर्म को डिसॉल्व करने के। तो इसका आंसर है ऑल दी अबव ऑप्शन या ऑल ऑफ दी अबव। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जी, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक, पेपर में जल्दी मत मचाना, क्वेश्चन पढ़ा बेटे आराम से चारों ऑप्शन रीड करना। ठीक, तो नीचे लिखा है रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को पता है हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं जब हमारी फर्म बंद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ न्यू पार्टनर शैल नॉट बी इंडक्टेड इनटू अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। वैसे ये क्वेश्चन यहाँ गलती से आया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फंडामेंटल का क्वेश्चन गलती से इस वर्कशीट में आया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ और समझा भी देता हूँ। आपने ये बात सुनी होगी ज़रूर कि जब एक फर्म के अंदर पार्टनर आता है तो उससे फर्म में एंट्री देने के लिए सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होती है, सारे के सारे पार्टनर की। अगर मान लीजिए मेरे 40 पार्टनर्स हैं और 40 पार्टनर्स में से 39 एग्री हैं किसी को पार्टनर बनाने के लिए, केवल एक एग्री नहीं है, तो भी वो बंदा हमारा पार्टनर नहीं बन सकता। करेक्ट, ऑल द पार्टनर शुड एग्री टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। करेक्ट, और ये बात इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखी है। अब ये आपको याद कर लेना है कौन से सेक्शन में लिखी है। इट इज रिटन इन सेक्शन नंबर 31। तो याद कर लीजिएगा, 31 में लिखा है कि न्यू पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ही आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। न्यू रेशो इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन। हम कब न्यू रेशो नहीं कैलकुलेट करते, रिटायरमेंट में भी करते हैं, डेथ में भी करते हैं, एडमिशन में भी करते हैं। आई होप मेरे आंसर देने से पहले आपने स्क्रीन पे पढ़ के आंसर दे दिया होगा कि सर हम डिसॉल्यूशन में कोई भी न्यू पार्टनर, कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि डिसॉल्यूशन में किसी PSR की ज़रूरत ही नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर हमारी फर्म बंद हो रही है, इफ गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, मैंने अभी आपको बताया भी था, जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होती है उसको हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल। सही, अगर ये क्वेश्चन डिसॉल्यूशन का ना होकर ये एडमिशन या रिटायरमेंट का होता तो हम ओल्ड गुडविल को पार्टनर्स के बीच में बांट देते। मेरे बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो बच्चे थोड़े से एवरेज है ना, वो ये ऐसे क्वेश्चन जरूर गलत कराते हैं कि जो ओल्ड गुडविल है उस ओल्ड गुडविल को हम एडमिशन और रिटायरमेंट में तो पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं, लेकिन डिसॉल्यूशन के चैप्टर में हम क्या करते हैं, डिसॉल्यूशन में हम इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब फर्म बंद होती है तो फर्म के बंद होने पर हमारी गुडविल भी बिक सकती है, हमारी गुडविल सेल आउट हो सकती है। क्लियर, तो रियलाइजेशन अकाउंट, और वो भी कौन सी साइड में, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर, आई होप क्लियर हुई यहाँ तक की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट व्हेन रियलाइज, जब भी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट, बेटे कोई रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, मान लीजिए मैंने अपनी कोई एसेट बेची, एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू उस एसेट का नाम, और बेटे हम तो सारी की सारी एसेट
चाहे वो रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है, हम उन्हें कहाँ पर ट्रांसफ़र मान लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एसेट के नाम की जगह क्या लिखा जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यानी कि जब भी हम एसेट बेचेंगे तो कौन से अकाउंट में क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। क्लियर, आगे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एन अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय एक्स अ पार्टनर इज डेबिटेड टू। अब जरा देखिएगा, एक्स नाम के पार्टनर ने हमारी कोई एसेट ले ली, तो देखिए नॉर्मल जर्नल एंट्री भी क्या बनेगी, एक्स हो गया रिसीवर, तो एक्स तो हो गया डेबिट और टू हो गया एसेट। एसेट की जगह हम क्या लिख देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, करेक्ट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये बताइए कि जब हमने कोई एसेट उठाकर अपने पार्टनर को दे दी तो कौन डेबिट हुआ, डेबिट हुआ हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या होगा, एक्स कौन हो जाएगा, एक्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर, आती है बात यहाँ तक की समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी व्हेन पेड ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। अगर हम कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे कर रहे हैं, मतलब हम वो लायबिलिटी पे कर रहे हैं जो अब तक हमने अपनी बुक्स में नहीं लिखी हुई। बेटे इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता, सिंपल सी बात है, हम पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं तो एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, और पैसे मिल रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बस दो ही छोटी सी बातें हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। तो अगर हम लायबिलिटी का पेमेंट कर भी रहे हैं तो एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर, तो रियलाइजेशन हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बच्चे गलती करते हैं। बेटे फिक्सटिशियस एसेट, फिक्सटिशियस एसेट कौन सी होती है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ये हमारी फिक्सटिशियस एसेट होती हैं। बेटे ये एसेट सेल तो हो नहीं सकती, अगर ये सेल हो सकती तो मैं इन्हें उठाकर रियलाइजेशन में डाल देता, लेकिन एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस ये एसेट की तरह शो तो जरूर होती हैं, लेकिन ये एसेट नहीं होती। ये होते हैं हमारे वो खर्चे जो अब तक हमने राइट ऑफ नहीं करे, तो अब इनको राइट ऑफ कर दो। और राइट ऑफ करने के लिए क्या होता है, ये पार्टनर्स अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा डेबिट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म फिक्सटिशियस एसेट आर ट्रांसफर्ड टू, तो क्या है इसका आंसर, डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट, जर्नल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। बेटे अभी मैंने बताया था कि जितने भी रिजर्व्स होते हैं, चाहे वो जर्नल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, WCR IFR के मैंने अलग बात बताई थी। ठीक, तो जो भी हमारे रिजर्व होते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और बेटे वो भी कौन से रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जल्दीबाजी नहीं मचाना, जल्दीबाजी में आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाता बच्चा, इतना ही पढ़ता है, कह रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भैया ध्यान से, यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है या कैपिटल रेशो है, तो कैपिटल रेशो की तो हम कोई बात ही नहीं करते, हम तो बात केवल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की करते हैं। आई होप यहाँ तक की बात भी क्लियर है। नेक्स्ट, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म इन विच रेशो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स। आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कौन से रेशो में डिवाइड होता है, तो भैया सिंपल है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर, अपने नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म एट विच स्टेज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड। बेटा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत, और इसके बारे में मुझे आपको एक बात बतानी भी है, ध्यान से सुनिएगा। सिंपल सी बात, जब हम लायबिलिटीज पे करने की बात करते हैं, जब हम फर्म की लायबिलिटीज को पे करने की बात करते हैं,
तो सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट होता है, सबसे पहले पेमेंट होता है आउटसाइड लाइबिलिटीज का। दूसरे नंबर पर पेमेंट होता है पार्टनर्स लोन का, और तीसरे नंबर पे पेमेंट होता है पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस का। करेक्ट। सबसे पहले बाहर वालों को दो, फिर अपने पार्टनर का लोन चुकाओ, उसके बाद भी अगर पैसा बच गया तो पार्टनर्स को दे दो, और नहीं बचा तो मत दो, बात खत्म। ठीक, यहां तक की बात क्लियर। तो यहां देखिए क्या कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एट विच स्टेज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड। तो मेरे हिसाब से तो सबसे लास्ट में होता है पेमेंट। तो पढ़िए, आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू थर्ड पार्टी लोन्स, बेटे आउटसाइड लाइबिलिटी को हम थर्ड पार्टी बोल रहे हैं, बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर लोन्स। ठीक, कह रहा है उनका लोन का पेमेंट करने से पहले, बिफोर। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू थर्ड पार्टी फॉर देयर लोन्स एज वेल एज पार्टनर्स लोन, यानी कि दोनों का लोन पे करने के बाद थर्ड पार्टी का भी पे करो और अपने पार्टनर का लोन भी पे करो। ये दोनों पे करने के बाद पेमेंट किसको होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट इज क्रेडिटेड टू। बेटे अनरिकॉर्डेड एसेट, आपने कोई एसेट बेची तो एंट्री बनाया हुए कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि वो रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है। करेक्ट। तो आपने क्या करा, किसको क्रेडिट कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस बाय अ पार्टनर द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। जैसे सपोज करो एक्स ने कहा तुम चिंता मत करो, फर्म को बंद कराने की जिम्मेदारी मेरी, खर्चा मैं कर देता हूं। ठीक है, चलो देखेगा रिस्पॉन्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो हो गया डेबिट, और जिस पार्टनर ने पे करा वो पार्टनर हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो जिस पार्टनर ने पे करा है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसमें आपको ऑप्शन मिला पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अगर आपको ये तीन ही ऑप्शन मिले, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो आंसर है नॉमिनल। बेटे नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन कैलकुलेट करते हैं, और जिसका रिजल्ट, जिसका जो रिजल्ट होता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है, वो लॉस या प्रॉफिट होता है। ठीक, तो रियलाइजेशन में ऐसे ही होता है, इसलिए रियलाइजेशन को क्या बोलते हैं हम? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो क्या हो गया इसका आंसर? नॉमिनल अकाउंट। आई होप यहां तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर है कि ये नॉमिनल अकाउंट होता है। चलिए जी, अब आते हैं इसके जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देने की बात, पढ़िएगा। लगभग सेम क्वेश्चन है। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ, रियलाइजेशन अकाउंट है, क्या है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, और अब यहां लिखा है नॉमिनल कम रियल। अगर ऐसे आपको लिखा हुआ मिल जाए नॉमिनल कम रियल, तो फिर आंसर होगा डी। पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, पिछले में केवल लिखा था पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए नॉमिनल कम रियल, तो आपका आंसर क्या होगा? नॉमिनल कम रियल अकाउंट होगा। आई होप यहां तक की बात भी क्लियर होगी। अगला देखें। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म लायबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी ले लेता है, आराम से ध्यान से सुनिएगा, एक्स कह रहा है क्रेडिटर्स का पेमेंट मैं कर दूंगा, एक्स कह रहा है क्रेडिटर का पेमेंट कौन कर दूंगा? मैं खुद कर दूंगा। तो
यानी कि मान लीजिए क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स हो गए रिसीवर और पेमेंट कौन करने गया है, एक्स। क्रेडिटर की जगह क्या लिख देंगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट टू एक्स कैपिटल, क्लियर। तो क्रेडिट कौन हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर पे कर रहा है वो क्रेडिट हो रहा है। सिंपल बात है भाई, लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर ने करा है तो पार्टनर को उतने पैसों का क्रेडिट मिलना चाहिए ना, तो उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया। आगे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन, फर्म जब डिसॉल्व होती है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट, पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट। तो भाई पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आंसर विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें मुझे लगता है समझाने की भी जरूरत नहीं है, बच्चे खुद ही कर लेंगे, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी थोड़ी सी आगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके लिए बचा के रखे हैं, वो भी करेंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से उनको देखें। आगे आते हैं। ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन अकाउंट विल बी, तो अकाउंट विल बी डेबिटेड। जब आप डिसोल्यूशन के एक्सपेंस पे करते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, देखिए कोई भी आप एक्सपेंस करोगे, कोई भी आप पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, ये पहले आ चुका है, तो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अगेन मार्क कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, थोड़े से 3-4 क्वेश्चन बस। ठीक, अब आप इनको जरा ध्यान से देखिएगा, ये कैसे क्वेश्चन है और क्या आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। मेरा कहना है CUET में ऐसा 1-2 क्वेश्चन तो फंस सकते हैं। और बेटे अगर एक क्वेश्चन भी CUET में ऐसा आया और आपने गलत कर दिया तो आप बताइए क्या होगा। एक क्वेश्चन गलत होते ही आपकी रैंक 200, 300, 400, 500 रैंक पीछे पहुंच सकती है। आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने से छूट सकता है, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने से छूट सकती है, केवल किससे, एक क्वेश्चन की गलती से। एक क्वेश्चन की गलती से आप इस बात में पीछे छूट जाएंगे कि आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक एक क्वेश्चन की बड़ी कीमत है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस वॉज 63,000, करेक्ट। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 63, क्रेडिटर 12,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 6,000 और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ द एसेट वॉज 7,800। तो हमें ये बताइए कि हमने एसेट बेचकर कितने पैसे रियलाइज करे। देखो एक बात सिंपल सी समझना, मुझे एसेट्स को बेचने पर 7,800 का प्रॉफिट हुआ। कोई अगर मुझे ये बता दे कि वो एसेट थी कितने की, मान लो वो एसेट 50,000 की थी और 50,000 की एसेट पर 7,800 का मुझे फायदा हुआ है, तो मैं कह दूंगा मैंने 57,800 में उस एसेट को सेल करा। तो यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे बुक वैल्यू चाहिए एसेट्स की, मुझे ये पता करना है कि एसेट्स थी कितने की। ऐसे में 12th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट, और वो बहुत ही कम टीचर्स हैं जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। ठीक, तो आपको जब भी कभी ऐसी सिचुएशन मिले तो आप एक रफ बैलेंस शीट बना लेना, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेना, एक रफ बैलेंस शीट। रफ बैलेंस शीट में ये लायबिलिटीज साइड, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक, ऐसे आप एक बैलेंस शीट बना लेना। और जो जो भी यहां दे रखा है, कह रहा है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। बेटे मेमोरेंडम का मतलब है मैं एक अंदाजे के लिए बना रहा हूं, कैपिटल है 63,000, उसके बाद कह रहा है कि क्रेडिटर्स हैं 12,000, तो क्रेडिटर्स भी लायबिलिटीज साइड में आते हैं, क्रेडिटर्स हैं 12,000।
उसके बाद P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, आपको पता है P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस एसेट साइड में आता है और P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 6000। ठीक, यहाँ तक की बात है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि बैलेंस शीट दोनों तरफ से क्या होती है, हमेशा टैली होती है। अगर इधर का टोटल 75,000 आ रहा है तो इधर का टोटल भी कितना आना चाहिए, 75। और अगर मैं 75 में से 6 को माइनस कर दूं, इसका मतलब जो भी बचा वो मेरी क्या है, बैलेंसिंग फिगर में वो सब मेरी एसेट्स हैं। तो ये आ गया 69,000, यानी कि मेरी 69,000 की एसेट्स थी, 69,000 की मेरी बुक वैल्यू थी मेरी एसेट्स की, और उन एसेट्स को मैंने 7,800 के प्रॉफिट पर बेचा है। तो इसका मतलब मैंने उसे कितने में सेल आउट करा, मैंने उन्हें सेल करा 76,800 में। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब सर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम क्या बना लेंगे, हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेंगे। मेमोरेंडम बैलेंस शीट आप ओरल भी कर सकते थे, आप खुद भी तो सोच कर देखो, मैंने तो बनाई है। क्रेडिटर और कैपिटल एक ही तरफ आते हैं, तो 63 + 12 तो ये तो हो गए 75। डेबिट साइड माइनस कर दो, बच गया कितना, 69। अगर 69 वाली चीज़ मैंने 7800 के प्रॉफिट पर बेची है तो मैंने कितने में बेची है, 76,800 में। जहां ये प्रॉफिट हो रहा है वहां पर मुझे लॉस भी हो सकता था तो मैं माइनस कर देता। आई होप क्लियर होगा, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इट्स बैलेंस शीट रिवील्ड टोटल क्रेडिटर, टोटल कैपिटल, कैश और इट्स एसेट्स रियलाइज्ड एट 12% लेस। एसेट 12% कम पर बेची गई हैं तो लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक, एक ऐसी रफ बैलेंस शीट बनाएंगे। रफ बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। और यहाँ देखिए क्या कहता है, क्रेडिटर्स कितने, 50,000। तो बेटे क्रेडिटर्स लिख देंगे यहाँ पर हम 50,000 रुपये। उसके बाद टोटल कैपिटल हम लिख देंगे, कैपिटल हो गई हमारी 48,000 रुपीज़। उसके बाद कैश बैलेंस दे रखा है 3,000 रुपये, कैश दे रखा है 3,000 रुपये। और अब हमें और तो कुछ पता नहीं तो हम इसे क्लोज कर देंगे। ठीक, ये आ गया मेरा 98,000। 98,000 में से आपने 3,000 माइनस करे तो ये आ गई मेरी एसेट्स 95,000। क्लियर, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि मेरी 95,000 की एसेट्स हैं और मैंने उसे 12% कम पर बेचा है। तो बेटे 95,000 का 12% कैलकुलेट कर लो। मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है बेटे, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, तो मैंने बस ऐसे लिख के फटाफट से कैलकुलेट करा। ये आ गया आपका 11,400 रुपये। 11,400 का आपको लॉस हो रहा है, तो ये आ गया आपका 11,400 का नुकसान। और अगर आपसे सेल वैल्यू पूछ लेता तो आपने उसे बेचा कितने में, 83,600 में। क्लियर, तो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा था कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। यूजुअली इसको कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे वहाँ पर तो समझ जाना कि रियलाइजेशन पर आपको लॉस गेन ऐसा कुछ पूछा है और आपके पास बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू नहीं है, तो आप बैलेंस शीट बनाना, इसे मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहते हैं, और आप उससे आप अपनी एसेट की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर अपनी एसेट को ज़्यादा में बेचना हो तो प्लस कर देना, कम में बेचना हो तो माइनस। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। तो बेटे आज मैंने आपको केवल प्रोवाइड कराई आपकी एक बैकअप क्लास। जो आपकी एक क्लास आज मिस हो गई थी वो मिस ना हो, ठीक, इसलिए मैंने आपको एक बैकअप क्लास दी। आगे से हम फिर से मिलेंगे अपने ऑफलाइन बैच में, और साथ साथ में आपको वर्कशीट में भेजता रहूँगा, साथ साथ में ऑनलाइन क्लास आपकी चलती रहेंगी। कभी भी अगर सपोज करिए बीच में कोई क्लास मिस होती है किसी भी दिन,
तो उस दिन हमारी ऑनलाइन क्लास, रिकॉर्डेड क्लास 101% आपको मिलेगी। हमारे पास होगी दिन बहुत कम है, हम उन दिनों को भी और कम नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद लगभग 40 डेज़ हैं CUET के लिए, तो 40 मतलब 40 है। 40 डेज़ में हमें 40 के 40 डेज़ पढ़ना है, हमें कोई भी दिन कोशिश करनी है कि कम ना हो। ठीक, चलिए जी, तो मिलेंगे अब अपनी ऑफलाइन क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब कुछ सही समझ में आया होगा और आपका एक दिन कंपनसेट हुआ होगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।